हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 के पेपर के बारे में। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि 2018 का जो पेपर है ये री एग्ज़ाम दोबारा होने वाला है जून में। ठीक, और इसके साथ जो वीडियो है इसकी नई वैकेंसी भी आ गई है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम, नई वैकेंसी के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ये एग्ज़ाम करीबन हो सकता है अक्टूबर तक जाए। ठीक है, खैर जब हम री एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा वीडियो के एग्ज़ाम में आए हैं वो सारे क्वेश्चन आपको कर लेने चाहिए। इसके साथ मैं कहूँगा कि यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी पेपर कराए हैं, ठीक है, जैसे वन दरोगा हो गया, ठीक है, और इसके साथ वन ऐसे ना लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वन वन दरोगा हो गया, पैट का हो गया पेपर, ठीक है, और आई थिंक ये तुम्हारा एक क्या बोलते हैं, नर्स का आता है पेपर, ठीक है, सेविका के नाम से। इसका इन सारे पेपर को अगर आप देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपको सीधे सीधे क्वेश्चन बहुत सारे फंसने को मिल जाएंगे। ठीक, फंस जाएंगे। तो ये जो पेपर है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2018 का है और ये 23 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ था और सीरीज है ई। ठीक है, तो इस पेपर में हम कोशिश करेंगे कि सारे 150 क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट कर लें। तो बिना किसी देरी के आइए शुरुआत करते हैं। और ये जो है हिंदी सेक्शन है, हिंदी एवं लेखन योग्यता। ठीक, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आता है। वैयक्तिक का मतलब होता है व्यक्तिगत, ठीक है, और व्यक्तिगत मतलब पर्सनली हम जो पत्र लिखते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर होगा मित्र का पत्र। ठीक है ना, तो ये पर्सनल हम लिखेंगे और इसको जो कैसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं होगा, एक अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र जो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, और इन पत्रों से तात्पर्य कि ऐसे पत्र हैं जिन व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्य, मित्र या अन्य परिजनों को लिखा जाता है। ठीक है, हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन भी इम्पोर्टेंट है, आप कोशिश करें कि एक्सप्लेनेशन पढ़ते जाएं वीडियो को पॉज करके। इसके साथ इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ एक और बात बता देता हूँ, और वो है कि अगर आप टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से अगर नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप चैनल के यूट्यूब चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओ। ठीक है, वहाँ पे आपको एक नंबर मिलेगा, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करो तो मैं आपको पर्सनली इस पीडीएफ को शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक, इससे ज़्यादा क्या करें। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, प्रेषक ये पत्र की विशेषता नहीं होती है, क्योंकि प्रेषक होता है भेजने वाला। ठीक है, और ये संक्षिप्तता, क्रमबद्धता और विनयशीलता, ये तीनों लक्षण पत्र के होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र जो है निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। ये जो है शिकायत पत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है, देखो मूल दीर्घ स्वर होते हैं बड़ा आ, बड़ा ऊ और बड़े ई। ठीक है, ये जो ओ है ये मूल दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उन स्वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। अ, ए, ओ, रे और ह्रस्व, ये ह्रस्व स्वर होते हैं, और आ, ई, उ, ठीक है, दीर्घ स्वर होते हैं, और ए, आई, ओ, आई ये जो है संयुक्त स्वर होते हैं। ये आप प्लीज़ देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है कि शुद्ध बर्तनी वाला कौन सा शब्द है। ठीक है, तो शुद्ध बर्तन वाले ये भी खत्म, ये भी खत्म और ये भी खत्म, ये जो है शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। इसके बाद एक शब्द और पूछा जाता है, वो है उज्ज्वल। ठीक है, इसमें दा दो आधे जा होते हैं, फिर वाह और ला, इस प्रकार से उज्ज्वल लिखते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अध्ययन में लिखा है आ आधा धा और या फिर या वो फिर ना। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है कौन सा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, और ये होगा आपका बी। ठीक है, उत्तरदायी। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं और इनमें से एक कौन सी संधि नहीं है। तो ये अनुस्वार संधि नहीं होती है कोई भी, बाकी स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ठीक,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो व्यंजन संधि का उदाहरण जो है ये नहीं है, विद्यालय। ठीक है, विद्या का संधि विच्छेद कैसे हुआ, विद्याधन हाल है। ठीक, बाकी जगदम्बा, जगदम्बा में होगा जगत धन अम्बा, संतोष में होगा सम धन तोष, और अहंकार में होगा अहम धन कार। ठीक है, जब तीसरा वर्ड कोई बन जाता है तो वहाँ पे जो है आपकी व्यंजन संधि बन जाती है। और ये जो विद्यालय, ये आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालय में बना है विद्या धन आल है। ठीक, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह जो स्वर्ग संधि का एक उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, और इसमें कहा गया देशभक्ति में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसका आंसर, देशभक्ति में जो है इसका समास है तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में जो उत्तम पद बाद का पद जो है ये प्रधान होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में, बहुब्रीहि समास में एक भी पद प्रधान नहीं होता है। ठीक है, और इसके साथ जो है ये ब्रीहि, इसमें जो तीसरे पद का उत्तर निकलता है। ठीक है, जो कहा गया है इसका तीसरा कोई अर्थ निकलता है। इसको याद कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। देखो, बहु और ब्रीहि थोड़ा सा फनी ट्रिक है। बहू जब होती है ना, ऐसे मान लो किसी की बहू या बीवी जो भी है, ठीक, और जब घर में नई आती है तो ये घर में प्रधान नहीं होती है। प्रधान कौन होता है, सासू। ठीक, इसके साथ इससे बहू से अगर कुछ भी कहा जाए तो ये जो है तीसरा अर्थ निकाल लेती है। आपको बताया कि तीसरा अर्थ निकाल के और ये नाराज हो जाएगी, फिर अपने घर पे फ़ोन कर देगी मायके में, और कहानी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ना, असली पारिवारिक फैमिली की। तो इस प्रकार से बहुब्रीहि समास आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहू से आप याद कर लो। ठीक है, तीसरा अर्थ निकालती है। ठीक है, और प्रधान नहीं होती है। बस इतना याद कर लो, काफ़ी है। आगे बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में, तो क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहा गया है कि पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में कौन सा समास है, पंचवटी में जो है तीसरा समास, मतलब द्विगु समास है। जब संख्या आती है ना, जब संख्या आ जाती है वहाँ द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि में मैंने आपको बता दिया तीसरा अर्थ निकालती है, और बहु जो होती है तीसरा अर्थ निकालती है। ठीक है, और इसके साथ प्रधान एक भी वाक्य नहीं होता। द्वंद्व समास में बीच में योजक चिन्ह होता है, जैसे दिन रात। ठीक है, बीच में, और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं दोनों। और तत्पुरुष समास में जो है बाद का पर्व और बाद का पद प्रधान होता है। ठीक, इसके बाद 11वें क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया है कि अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है, अधि। ठीक है, इसमें होगा अधि। अधि का मतलब होता है श्रेष्ठ। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं है। ठीक है, अ उपसर्ग जो है अनुज में नहीं है, बाकी अभेद, अकथ, अभेद और अचूक। ठीक है, अनुज में जो है उपसर्ग होता है अनु धन ज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं आया है। ठीक है, नी प्रत्यय नहीं लगाया, तो ये नौक रानी में नी प्रत्यय नहीं लगाया। ठीक, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं है, बल्कि आनी प्रत्यय होता है। ठीक है, नौकर, नौकर धन आनी। ठीक है, आनी प्रत्यय होता है, और नौकर धन आनी, तब बन जाता है नौक रानी। ठीक, और इसमें शेरनी, मोरनी, कुटनी में नी प्रत्यय लगा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है कूच। कूची जो है यह एक तद्भव शब्द है। बाकी कीटक, कपाट और कुंभकार ये सारे के सारे तत्सम शब्द। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है। ठीक, तो इसमें जो है पत्ता, पत्ता तद्भव शब्द है। बाकी पक्ष, पतन और पक्षी ये सारे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें तत्सम शब्द है शोभन। शोभन शब्द जो है ये तत्सम शब्द है। बाकी सोल है, सोता और सोना ये सारे तद्भव शब्द होते हैं। सोने को क्या बोलते हैं तत्सम में, स्वर्ण। ठीक है, शोभन शब्द जो है ये तद्भव शब्द है। एक मिनट, सॉरी, शोभन शब्द तत्सम है जिसका तद्भव शोभन होता है। ठीक, और यहाँ पर सोल है, सोता और सोना तद्भव शब्द है, जिनके तत्सम रूप जो है क्रम से हैं, जैसे यहाँ पे षोडश, स्रोत और स्वर्ण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें
तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद दिए गए हैं। ठीक, 4 भेद दिए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है, मतलब बाकी कौन से सही हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो है ये यौगिक शब्द नहीं होता, बाकी तत्सम होता है, तद्भव होता है और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द उत्पत्ति के आधार पर होते हैं, बाकी चौथा नहीं है। ठीक है, ये यौगिक अलग होता है। ठीक, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसमें कहा गया उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। ठीक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज 4 भेद होते हैं शब्दों के। बाकी रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो जिसमें जो है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ होते हैं। ठीक है, रचना के आधार पर 3 और उत्पत्ति के आधार पर 4। ठीक है, उत्पत्ति, इसको कैसे याद करना है, देखो वो एक उत्पत्ति में 1, 2, 3 और 1 4। ठीक है, 4 वेदों की उत्पत्ति के आधार पर। वही बात करें रचना के आधार पर, तो रचना शब्द में क्या शब्द अक्षर बन रहा है, 1, 2, 3, तो रचना के आधार पर 3। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर 4। कौन कौन से हैं, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, ठीक है, और देशज, विदेशज। ठीक, और रचना के आधार पर बात करें तो इसमें कौन से, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक, समूहवाचक, देखो बहुत सारे लोग होते हैं सभा में, भीड़ में भी होते हैं और कक्षा में भी होते हैं बहुत सारे वो लोग, तो ये सारे समूहवाचक है। दौड़, दौड़ में कोई समूहवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, एक क्रिया का रूप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक, तो सी आंसर इसका है, दूध द्रव्य होता है। ठीक है, बाकी खटाई, मिठाई और ठंडा ये कोई द्रव्य नहीं होते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, और यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया वाक्य में निरेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है। तो ये जो है आप, जो है ये आप, रेखांकित शब्द निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक, और इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, और निजवाचक सर्वनाम का रूप जो है आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक, किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि गिलास में थोड़ा दूध है। थोड़ा के बारे में कहा गया है कि वाक्य में लिखा के शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। तो थोड़ा क्या दिखा रहा है, परिमाण बता रहा है ना, तो ये परिमाणवाचक होगा। ठीक, संख्यावाचक होगा नहीं, क्योंकि थोड़ा में कोई संख्या नहीं दिख रही है, गुणवाचक में कोई क्वालिटी नहीं दिख रही है, और संकेतवाचक में कोई संकेत नहीं दे रहा, तो यह पर परिमाणवाचक होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ देख लेते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं धातु। क्या कहते हैं, धातु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं वहाँ होकर आया हूँ, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय शब्द जो होता है ये है वहाँ। ठीक है, मैं वहाँ होकर आया हूँ, वहाँ जो है एक अव्यय शब्द है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में वहाँ जो है ये अव्यय शब्द है, और ये है क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, और आगे कहा है कि जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया, उसने कटोरा भर दूध पिया, तो वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो इसमें जो अव्यय भर होगा भर। ठीक है, ये जो ऑप्शन सी है ये होगा आपका अव्यय। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो अनाथ का पर्यायवाची ऑप्शन सी इसमें नहीं है, अनाड़ी। अनाड़ी होता है जो खिलाड़ी ना हो। आगे बेसहारा, यतीम और निराश्रित ये सारे अनाड़ी, ये सारे जो है अनाथ हैं। ठीक, नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है। तो विचित्र का पर्यायवाची होता है विलक्षण। बाकी विरुद्ध, किसी के अपोजिट बोलना या आ जाना, विरुद्ध आ जाना, प्रतिकूल और विपरीत, ये सारे के सारे विपरीत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, या प्रतिकूल के पर्यायवाची हैं, और ये विलक्षण ये विचित्र का पर्यायवाची है। इसके बाद यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण होता है, इसके अन्य पर्यायवाची हैं जैसे अद्भुत है, अनोखा है, अनूठा है। ठीक है, और विपरीत के पर्यायवाची होते हैं जिसमें विरुद्ध है, प्रतिकूल, उल्टा और खिलाफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत
अमृत का विलोम क्या है? तो अमृत का विलोम जो होता है विष होता है, ठीक, जहर, और अमृत अमृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या है? निंदा का विलोम क्या है? ये स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति होता है। निंदा का विलोम स्तुति होता है, ठीक। निंदा का विलोम स्तुति होता है और निंद का विलोम जो है बंद होता है। तो ये दोनों याद कर लें, निंदा का स्तुति होता है, निंद का जो है, और निंद का जो है बंद या स्तुत्य होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, डैश, यहाँ कहा गया डैश को कोई टाल नहीं सकता, ठीक है। तो रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। तो इसका सही आंसर होगा नियति। नियत को कोई टाल नहीं सकता है। ये आम भाषा में भी कहते हैं कि नियति को कोई टाल नहीं सकता है, जो ऊपर वाले ने लिखा है वही होके रहेगा, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें 30, तो इसमें लिखा है अपने डैश के लिए लड़ना धर्म है, ठीक है। तो इसमें डैश की जगह क्या आएगा, ठीक। तो इसका आंसर जो है ये आएगा स्वत्व। बाकी देख लेते हैं आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। किसके लिए? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुने। तो इसका आंसर है सही। जो नियम के अनुकूल न हो या नियमानुकूल न हो तो वो होता है अनियमित, ठीक। और बाकी अगर देखें, जैसे जिस पर कोई नियंत्रण ना हो, ठीक है, ये तो होगा अनियंत्रित। नेक्स्ट है कि जिसके संबंध में कोई निर्णय न हो, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जिसका निवारण ना हो सकता, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम देखें तो इसमें कहा गया है कि जिस पर आक्रमण हो, क्या? जिस पर आक्रमण हो, ये होता है आक्रांत, ठीक, आक्रांत। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द है आक्रांत, और अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाले के लिए ये होता है आत्मघाती, ठीक है। और हम भाषा में क्या बोलते हैं? सुसाइड, ठीक, SUICID, शायद यही होती है ना स्पेलिंग, सुसाइड, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, और ये गुड़ गोबर कर देना, ठीक। क्या? गुड़ गोबर कर देना। तो मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। तो ये ऑप्शन सी इसका है, बना बनाया काम को बिगाड़ देना, ठीक है। तो गुड़ गोबर कर देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 34, तो इसमें कहा गया है हथियार डाल देना। क्या? हथियार डाल देना। तो मुहावरे का सही अर्थ बताइए, ठीक है। हार मान लेना, ठीक, हार मान लेना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, और 35 में कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो इसका आंसर जो होता है, इसका लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ है। इसका लोकोक्ति का अर्थ होता है, और ये बहुत कंजूसी, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है ये, और यहाँ पे है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? जब किसी वाक्य, एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। मिश्र वाक्य के बारे में कहा गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही है कि उसने मान लिया कि जो है दोस्त उसका है, कि शब्द आ जाए तो वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। और के साथ और कौन कौन से शब्द हैं जो मिश्र वाक्य को प्रदर्शित या दिखाते हैं, पहचान कराते हैं? तो यहाँ ऑप्शन सी इसके बाद लिखा है कि जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, ठीक है, एक प्रधान वाक्य हो और एक जो है एक आश्रित वाक्य हो, ठीक है। और इसके बाद के हो बीच में, इन दोनों, एक प्रधान वाक्य और एक उपवाक्य, इन दोनों के बीच में के हो, क्योंकि हो, जितना हो उतना हो, जैसा वैसा, जब तब, ठीक है, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, और मगर, अगर मगर, और यहाँ पर यदि, तो, यद्यप, तथा। ये सारे शब्द आप जो है याद कर लेना, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट सारे शब्द हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना, यहाँ से कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा वैसा, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, मगर, और यदि, तो, यद्यप, तथापि आदि से जुड़े हों तो उसे जो है मिश्र वाक्य कहते हैं, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि वह दंड से बचना चाहता था। वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, ठीक है। तो इसका सरल रूप होगा, दंड से बचने के लिए वह भाग गया, ठीक। और यहाँ पे जो संयुक्त वाक्य था, वह दंड से बचना चाहता था, इसलिए भाग गया, ठीक। ऊपर हमने बात की थी मिश्र वाक्य के बारे में, ठीक, ऊपर मिश्र वाक्य के बारे में बात की थी, और यहाँ पे संयुक्त वाक्य, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य है कि इस समय 4 बजे हैं, ठीक है। बाकी वे अनेक विषय के ज्ञाता थे, ठीक है। और यहाँ पे सब लोग अपनी राय दें और आंसू से मेरा रूमाल भीग गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे, यहाँ पे आएगा आंसुओं से मेरा रूमाल भीग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में यहाँ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुनें, ठीक है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य वाला वाक्य होगा ऑप्शन सी कि बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ठीक। कर्मवाच्य यानी कि इसको आई थिंक पैसे बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन और रह गए, ठीक है। हिंदी के यहाँ पर कंप्लीट कराएंगे और एक एक सब्जेक्ट के सारे कंप्लीट कराएंगे जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक। एंड यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां। इसमें कहा गया से के द्वारा, से और के द्वारा किस कारक का अपसर्ग है। तो ये जो है ये करण कारक का परसर्ग होता है, ठीक। एंड वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है। तो मुझसे में क्या है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है, ठीक है। तो इसका अपादान, मुझसे अलग, अलग के बारे में बात की गई तो अपादान होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है, और इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। स्त्रीलिंग देखो, स्त्रीलिंग शब्द होता है ऑप्शन डी झील। झील सूख गई, झील में मछलियां हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं, झील जैसे सूख गई या झील बड़ी है। तो इस प्रकार से जब भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द की बात की जाए तो वहाँ पे उस शब्द में वाक्य प्रयोग करके देख लिया करो, आराम से पता चल जाता है कि जो है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। झील स्त्रीलिंग है, जबकि देश, नगर और द्वीप शब्द जो है ये सारे पुल्लिंग हैं, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है दोनों वचनों में समान रहता है, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन बी, ठीक है। बाकी कथा को कथाएं हो जाएगा, ठीक है। और लता का लताएं हो जाएगा, कुटिया का कुटियाँ हो जाएगा, ठीक, बहुवचन के रूप में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। ये वे आए थे, पूर्ण भूतकाल होगा वे आए थे। ये किसका बन गया, पास्ट का एक तरह से परफेक्ट, आ चुके थे या आए थे, ठीक है ना। तो पास्ट का परफेक्ट बन गया, ठीक है ना। तो इंग्लिश में कहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम यहाँ देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा है, 5 क्वेश्चन और रहेगा, जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण है, ठीक है। निपात ये आते हैं, ठीक, ये निपात होता है। जैसे ठीक ठाक बोलते हैं ना, तो ये निपात होता है। निपात शब्द ठीक जो है निपात शब्द है। और अब धारण बोधक निपात, जिसमें ठीक है, लगभग है, करीब, तकरीबन और निकट, निकट स्थानवाचक संबोधक अव्यय है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि किस वाक्य में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। पूजनीय लिखते हैं इसको, पूजनीय लिखते हैं, नॉट पूज्यनीय, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अशुद्ध, बाकी सारे सही हैं। उसने आसन ग्रहण किया, आज बेहद गर्मी है, और उसकी जो जन्मतिथि क्या है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। तो ये 343 है, ठीक है, 343 अनुच्छेद है। और यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 343A 343(1) के अनुसार जो है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, और संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ठीक। और निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो ये यहाँ पर बुंदेली और ये कन्नौजी, ये दोनों भाषाएं जो है उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन उस समय विवाद के रूप में रहा होगा, और यूपी SSSC ने इसका आंसर जो है डी माना था। तो देखो इस प्रकार का अगर दोबारा से क्वेश्चन आएगा तो मैं कहूँगा कि आप जो है उसी आंसर को टिक करें जो आंसर जो है आयोग ने माना था। कन्नौज यूपी में, ठीक है, इसलिए इस प्रकार से इसको माना है, याद कर सकते हैं। बाकी बुंदेलीखंड जो है ये बुंदेली और MP का रीजन में पड़ती है। यूपी देखो एक मिनट मैं आपको दोबारा बताता हूँ।
यूपी का कुछ इस प्रकार से रीजन है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ललितपुर है और ये यूपी हो गया, ठीक है, और ये पूरा रीजन जो है ये वाला ये पूरा एमपी का है। तो ये वाला रीजन ये बुंदेलखंड पड़ता है, इसलिए एमपी में भी बोली जाती है और यूपी में भी बोली जाती है, शायद इसीलिए इस आंसर को नहीं माना। और कन्नौज जिला है यूपी का, तो कन्नौजी को माना, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 49, और इसमें कहा गया कि मामला अभी भी विचाराधीन है, तो वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? तो इसका ऑप्शन सी होगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ठीक। तो ये है। एंड इस एक्सप्लेनेशन में अगर कहा जाए तो मामला अभी भी विचाराधीन है, तो सेम कहा गया वाक्य का अंग्रेजी जो अनुवाद होगा ये होगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसका इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है, एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, तो इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? इसका हिंदी अनुवाद होगा कि आवेदन अस्वीकृत किया जाए, ठीक। तो हिंदी के यहाँ पर पूरे कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं 50, हिंदी के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और देखो अभी करंट में मैं बात करूँ एक स्टैटिक जीके, एक मिनट, स्टैटिक जीके, यहाँ पे रेंडमली टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इसके बाद बात की जाए करेंट अफेयर की जो आपको पता है आई दृष्टि घटना चक्र वाली करेंट अफेयर, इसी से मैं कवर करा रहा हूँ करेंट अफेयर, ठीक। और इसके बाद तीसरी सीरीज है ये वाली, ये PYQ। तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर की बात की जाती है PYQ और करेंट अफेयर और ये स्टैटिक जीके, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं और यहाँ से फंसने वाले हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम बात करें आपकी आई दृष्टि घटना चक्र से, तो ऐसा लास्ट ईयर की बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर 2018 वाले पेपर में करेंट अफेयर के। तो अनुमान तय हो सकता है 7 से 8 ही क्वेश्चन आए, या हो सकता है 8 से 10 क्वेश्चन तक आ सकते हैं करेंट अफेयर। तो प्लीज़ एक ही सोर्स को फॉलो करें, वो है आई दृष्टि घटना चक्र, ठीक है। अगर आपके पास इसकी PDF या बुक है जो भी है तो प्लीज़ उसको पूरा कंप्लीटली पढ़ें, और अगर आपके पास बुक नहीं है PDF चाहते हैं, ठीक है ना, अगर PDF लाना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट कर दें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक। या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं और वो है यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जाएं, जहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप PDF के लिए बोल दें, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक, विदाउट एनी कॉस्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।